स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10:30 बजने वाले हैं, यानी कि उत्तराखंड की खबरों का वक्त हो चुका है। मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले बात करेंगे सत्र की। तो आज चौथा और अंतिम दिन है। आज प्रश्नकाल नहीं होगा, तो विपक्ष की मांग पर ही ये एक दिन बढ़ाया गया है जो आज है, क्योंकि इससे पहले 3 दिन का सत्र घोषित किया गया था। वहीं कल की अगर हम बात करें तो तीसरे दिन 6 विधेयक यहाँ पर पटल में रखे गए थे और 6 विधेयक में से वो 2 विधेयक भी शामिल थे जो राजभवन से लौटा दिए गए थे। मेडिकल यूनिवर्सिटी अम्ब्रेला एक्ट के बिल में जुड़ा संशोधन विधेयक भी सदन में पास हुआ। तो राजभवन ने अम्ब्रेला एक्ट से जुड़े बिल पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद एक बार फिर से उसे सदन में पेश किया गया। तो आज चौथा और अंतिम दिन है जिस पर प्रश्नकाल आज नहीं होगा। राजभवन से 2 विधेयक आपत्ति के साथ संदेश के साथ विधानसभा को आए थे। आज उन दोनों का हेमवती नंदन चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय और हमारा अम्ब्रेला एक्ट दोनों को आज विधानसभा से पारित करके और पूरा पुणे हमने राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इस वक्त देहरादून से तो आज चौथा और आखिरी दिन है सत्र का और ये प्रदर्शन कांग्रेस का चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे आरोप है, मसले हैं। दीपांकर जुड़ गए हमारे साथ। दीपांकर बताइए क्या चल रहा है यहाँ पर। प्रीति, आज आखिरी दिन है सत्र का और कांग्रेस आज महंगाई का मुद्दा उठाने जा रही है। आप देख सकते हैं कांग्रेस के विधायक अभी अभी यहां पर पहुंचे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह हैं, जिसमें मनोज रावत हैं, इसके अलावा काजी निजामुद्दीन है, फुरकान अहमद है। और कांग्रेस का तीसरे दिन लगातार प्रदर्शन है। पहला प्रदर्शन कांग्रेस ने यहां पर गन्ने को लेकर किया, दूसरे दिन माल्टे और धान को लेकर किया और आज प्रदर्शन का तीसरा दिन जिसमें यहां पर महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस आई है। मैं एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस आज लगातार कांग्रेस मुद्दे, आज महंगाई का मुद्दा कम करो। देखिए जिस तरीके से देश के अंदर महंगाई अपने चरम पर है, गैस की कीमत लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। गरीब आदमी एक तो कोरोना की महामारी से ग्रसित है, ऊपर से महंगाई की मार जो है गरीब आदमी पर जो है पड़ रही है। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये सरकार इस नारे को लेकर के सत्ता में आई थी कि बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। तो महंगाई अपने चरम पर है, इसलिए आज कांग्रेस के लोग जो है इस विषय को सदन में भी उठाएंगे और सदन के बाहर भी हम कह रहे हैं कि सरकार जो है महंगाई कम करने का। संसदीय कार्य मंत्री का कह रहा है कि एक दिन का जो सत्र बढ़ाया गया वो आप लोगों की वजह से बढ़ाया गया, वरना इतना है नहीं, बिजनेस नहीं है सत्र। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, बिजनेस तो सरकार पर निर्भर करता है। जब पिछले दिनों 1 दिवसीय सत्र हुआ तो उसमें इतना बिजनेस था कि वो 5 दिन भी चल सकता था, लेकिन सरकार हठधर्मिता पर है। और जो एक होमवर्क की बात आ रही सर कि आपके लोगों को होमवर्क, जो मदन कौशिक कल बात कही कि विपक्ष का होमवर्क कंप्लीट नहीं था, इसलिए हमने हर बात का उनको जवाब दिया सदन में। ये सरकार तो इस बात का भी जवाब दे रही है कि किसानों के हितों में तीनों जो है कानून है, तो किसान धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्या जवाब है मदन कौशिक के पास इस बात का? मदन कौशिक तो ये भी कह रहे हैं कि हमने लाखों लोगों को जो है रोजगार देने का काम किया, तो नौजवान साथी सड़कों पर क्यों संघर्ष कर रहा है? अब मदन कौशिक वे भी कह देंगे कि महंगाई नहीं है। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्या गैस का सिलेंडर हम 400 पर छोड़ करके गए थे, 400 पर मिल रहा है? आज तो गैस का सिलेंडर 900 रुपए का मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू। अब वो कह देंगे कि नहीं महंगाई भी नहीं है, तो मदन कौशिक तो कुछ भी कह सकते हैं। तो ये प्रीति, आपने देखा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक प्रीतम सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस ने हर मुद्दे को उठाने की कोशिश की है, लेकिन आज सत्र का आखिरी दिन, ना प्रश्नकाल होगा ना शून्यकाल होगा और कांग्रेस महंगाई के मुद्दे को लेकर सदन में जाएगी और इसके बाद ये शीतकालीन सत्र आज यहाँ पर समाप्त होगा। फिर साल 2021 और फिर उम्मीद है कि अगला जो बजट सत्र होगा हो ना हो गैरसैंण में हो। प्रीति, चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका। तो चलिए, कांग्रेस को भी पता है ये मौके हैं जब उसको अपनी उपस्थिति दिखानी है और फिलहाल दिखा रही है। तो देहरादून से बड़ी खबर है, बीजेपी विधायक महेश नेगी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। आज सीजीएम कोर्ट में डीएनए टेस्ट के लिए अपना ब्लड सैंपल देंगे। सीजीएम कोर्ट के आदेश पर अपना ब्लड सैंपल देंगे। और क्योंकि इससे पहले एक महिला ने आरोप लगाया था कि जो उनकी बच्ची है दरअसल महेश नेगी उसके पिता है, तो महेश नेगी साफ इनकार करते आए। बहरहाल अब अदालत के आदेश के बाद डीएनए टेस्ट होगा, उससे ही स्थिति स्पष्ट होगी। तो दून अस्पताल की टीम अदालत में ही ब्लड सैंपल लेगी। महिला ने महेश नेगी पर अपनी बेटी के पिता होने की जो बात कही है, उस बात की सच्चाई जानने के लिए ये अब पूरी प्रक्रिया हो रही है। भारती सकलानी हमारी सहयोगी जुड़ गए देहरादून से। तो भारती, क्या कुछ अपडेट इस मामले में है पूरा?
देखिए, हलचल तेज हो गई है। सीजीएम कोच के बाहर ही मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर 11 बजे टाइम दिया गया है कोच की तरफ से महेश नेगी को कि वो अपने ब्लड सैंपल देने के लिए यहाँ पर आए। साथ ही विवेचना अधिकारी को कहा गया है कि बच्ची को भी लेकर आए, क्योंकि बच्ची के भी सैंपल्स यहाँ पर लिए जाएंगे। इसके अलावा दून अस्पताल की टीम वहाँ पर मौजूद है जिस वक्त ये सैंपल्स लिए जाने हैं। तो आज बड़ा दिन है महिला के लिए, क्योंकि जिस बात को लेकर वो लगातार यहाँ पर आरोप लगाती रही, कभी वो ये कहती है कि पुलिस इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है, तो अब उनकी वकील की तरफ से एप्लीकेशन दी गई कि सीजीएम कोर्ट में जिसे स्वीकार कर लिया गया और आज 11 बजे कहा गया है महेश नेगी को भी, महिला को भी, बच्ची के को लेकर आए यहाँ पर सैंपलिंग के लिए। चलिए, तो ये इस तरह के डीएनए टेस्ट बहुत देख चुका है उत्तराखंड बड़े बड़े नेताओं का, तो एक और टेस्ट आज होने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया भारती आपका जानकारी के लिए। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन से खाली हुई सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सरगर्मियां तेज है और अब जीना के बड़े भाई महेश जीना अपने भाई की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसी संबंध में उन्होंने बुधवार को पार्टी के अध्यक्ष बंशीधर भगत से मुलाकात भी की है। तो उनका कहना है कि वो अपने भाई के बचे हुए काम को आगे ले जाना चाहते हैं। हालांकि अगर कांग्रेस की हम बात करें तो इससे पहले हरीश रावत ने बयान दिया था कि भाई हमें एक तरह से ये सीट स्वर्गीय जीना जी को समर्पित कर देनी चाहिए, यानी कि कांग्रेस वॉक ओवर की बात कर रही थी। बाद में जब घिरे अपनी ही पार्टी से तो तब हरीश रावत को कहना पड़ा कि कुछ ज्यादा भावुक हो गए थे। तो बहरहाल कांग्रेस भी इस सीट के लिए तैयार नजर आ रही है और पार्टी हमें आदेश करती है कि आप उपचुनाव में भाग लें, तो हम लोग जी जान लगा के अपने भाई के छूटे हुए कामों को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हरीश रावत जी ने उसके बाद उसमें सफाई दी है कि मैंने भावनाओं में आके इस बात को कहा था। कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत से इस चुनाव को लड़ेगी। जो लोकतंत्र में हमारा धर्म है कांग्रेस का, उसका हम पालन करेंगे। जीत और हार अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस पूरी ताकत से, पूरे बल के साथ वहां अपना चुनाव लड़ेगी, क्योंकि लोकतंत्र का ये त्यौहार है। और खबर हरिद्वार से, यहाँ 2 दिन पहले 11 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। तो इस मामले के आरोपी पर 20,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। राजीव नाम के शख्स पर ये इनाम घोषित है, उस पर ये आरोप लगा है। तो जो भी इसके बारे में कोई जानकारी देगा उसे 20,000 का इनाम दिया जाएगा। मामले में यूपी के रहने वाले मामा भांजे दोनों आरोपी हैं। भांजे की गिरफ्तारी की जा चुकी, जबकि मामा अब भी फरार है। तो फिलहाल फरार शख्स जिसका नाम राजीव है उस पर 20,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से 5 बाघों को राजाजी टाइगर रिजर्व में ट्रांसलोकेट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई, यानी कि उनको वहां से दूसरे पार्क में ले जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कल रात कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहले बाघ को ट्रैंक्विलाइज किया गया, फिर रेडियो कॉलर किया गया और आज सुबह 5 बजे उसे राजाजी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट कर दिया गया है। तो जंगल में बनाए गए नेचुरल बाड़े में उसे रखा गया। तो अब क्योंकि ट्रैंक्विलाइज किया गया था उसका भी असर उस पर अब नहीं है, बाद में बाड़े से भी इसको मुक्त कर दिया जाएगा। तो ट्रांसलोकेट करने का उत्तराखंड में पहला मौका है, यानी कि किसी भी वन्यजीव को उसके एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाने का ये पहला अवसर है। सुनील हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़े हैं। तो सुनील, बताइए जरा इस प्रक्रिया के बारे में, किस तरह से विशेष है और क्यों ये सब कुछ करना पड़ा है? देखिए प्रीति, जो राजाजी टाइगर रिजर्व है और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, दोनों टाइगर रिजर्व के बीच करीब 5 से 6 घंटे का डिस्टेंस है। अगर हम सड़क मार्ग की बात करें, राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज में कई सालों से मात्र दो टाइगर्स थी और इसके चलते यहाँ पर ये 2016 में सबसे पहले एक प्लान इंप्लीमेंट किया गया था कि यहाँ पर 5 टाइगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लाकर यहाँ पर शिफ्ट कर दिए जाएं, ताकि जो 2 टाइगर सालों से अकेली हैं वो सरवाइव कर सकें फ्यूचर में। इस ऑपरेशन को अब अंजाम दिया जा रहा है। कल पहली टाइगरस ट्रैंक्विलाइज की गई कॉर्बेट में और उसके बाद उसको कॉलर करते हुए आज सुबह रात उसको शिफ्ट किया गया। आज सुबह उसे तड़के राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज में एक नेचुरल जो बाड़ा बनाया गया है उसमें छोड़ दिया गया है और उसके बाद हेल्थ चेकअप वगैरह करने के बाद जहां तक हमें जो जानकारी मिली है कल उसको नेचुरल रूप से जंगल में रिलीज कर दिया जाएगा। तो इसी तरह अभी 4 और टाइगर्स लाने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका। अच्छी बात है, बाघों की संख्या बढ़ रही, लेकिन हालिया रिपोर्ट ने यह भी बताया कि संख्या तो बढ़ रही है लेकिन इनके लिए जगह कम होती जा रही, तो उस पर भी ध्यान देना होगा। शुक्रिया सुनील आपका जानकारी के लिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहले ट्रैंक्विलाइज किया गया, यानी कि बगैर बेहोशी के तो आप इसके पास जा नहीं सकते। उसके बाद रेडियो कॉलर किया गया ताकि भविष्य में जो भी इसकी गतिविधि हो उस पर भी ध्यान रखा जा सके।
ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के पहले स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश में काम कर रहे लोग उस वक्त आश्चर्य में पड़ गए जब उनके सामने एक बारहसिंगा अपनी मस्ती में घूमता विचरता नजर आया। तो दरअसल जंगल से भटक कर यहाँ पहुंच गया था और नए बने हुए प्लेटफॉर्म पर अपनी मस्ती में घूमता हुआ कुलांचे भरता हुआ नजर आया। तो मजदूरों ने इसे अपने कैमरे में कैद किया है। बाद में वन विभाग को जब सूचना दी गई तो टीम ने इसको इसके घर यानी कि जंगल में छोड़ दिया। और अब कोरोना अपडेट। तो राज्य में कोरोना के कल 564 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 8 लोगों ने कोरोना के चलते दम तोड़ा है और इस तरह से जो एक्टिव केस है वो 6000 की ओर बढ़ रहे हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा 230 मामले सामने आए, जबकि नैनीताल में भी 113 नए मामले सामने आए। यही वजह है कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए, न्यू ईयर और क्रिसमस को देखते हुए अब कुछ नए नियम इन शहरों में लागू किए जा रहे हैं। तो आंकड़े वाकई में चिंता बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में नए साल और क्रिसमस के अवसर पर देहरादून में होटल, रेस्टोरेंट और बार में पार्टी के फैसले को फिलहाल रोक दिया गया, यानी कि इस तरह के कोई भी आयोजन नहीं होंगे और जो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं। वो कैंसिल हैं, पर इस माहौल को देखते हुए मेरे ख्याल से ये डिसीजन ठीक है, क्योंकि आई थिंक हमारे काफ़ी लोग कैजुअल हो गए हैं और कैजुअल में जब भी पार्टीज़ वगैरह हो रही हैं उन पार्टीज़ में लोग मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। और स्पेशली जो हम देख रहे हैं माहौल अभी है, इस माहौल के अंदर ज़रूरी है कि कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जाएं। तो नैनीताल में भी 113 नए मामले सामने आए। इसके बाद अब आज से शहर में कोई भी कभी भी एंट्री नहीं कर सकता है क्रिसमस और नए साल के मौके पर, क्योंकि पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में आते हैं यहाँ। ऐसे में उनके संग कोरोना भी ना आए, इसके लिए कुछ एंट्री पॉइंट्स पर अस्थायी कैंप बनाए गए हैं और इन कैंप और बूथ के जरिए लोगों का पहले कोविड टेस्ट होगा यहाँ, उसके बाद ही उनको एंट्री दी जाएगी। तो ये जो लोग आप लोग कोई प्लानिंग भी कर रहे हैं तो ये नियम है, इनका ख्याल जरूर रखें, क्योंकि सीधे अब आप नैनीताल शहर में दाखिल नहीं हो सकते। बूथ लगाएंगे, पुलिस के हेल्प डेस्क लगाएंगे, आरटीओ की तरफ से टैक्सी बूथ लगाएंगे, प्लस हम यहाँ पे फूड स्टॉल्स भी लगाएंगे। तो ये व्यवस्था 24 तारीख से शुरू होगी और 2 जनवरी तक रहेगी। इस तरह पर्यटकों का हम यहाँ पे पहले से टेस्टिंग जो भी आया है, जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए हम ऑलरेडी टेस्टिंग बूथ लगाएंगे। किसी को खाने पीने की दिक्कत ना हो इसलिए हम यहाँ फूड स्टॉल भी लगा रहे हैं। पुलिस का हम यहाँ बूथ लगाएंगे ताकि उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मिल जाए। तो इन सब के बीच नैनीताल के जो चर्च हैं वहां तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तलीताल के सेंट फ्रांसिस चर्च में प्रभु यीशु के जन्म को लेकर तैयारियां हैं। बहुत ही खूबसूरत झांकियां यहां पर बनाई जा रही हैं। और अगर नैनीताल की हम बात करें तो यहां पर कई चर्च हैं और यहां लोग खासतौर पर क्रिसमस के दिन दुआएं करने जरूर आते हैं। जैसे 5 बजे तक भीड़ बढ़ जाती है तो चर्च के अंदर निषेध नहीं किया जाएगा कि चर्च का कंपाउंड तो खुला रहेगा सभी के लिए, और वहाँ भी हमको देखा जाएगा कि किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना और अन्य जो कोविड के जो भी नियम है उसका पालन करने के लिए कुछ। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि नैनीताल जो कि अपनी खूबसूरती के लिए तो प्रसिद्ध है ही, यहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत चर्च भी हैं। सरोवर नगरी नैनीताल खूबसूरत गिरजाघरों का भी केंद्र है। नैनीताल का मेथोडिस्ट चर्च जो भारत के पुराने चर्च में से एक है, 1860 में अंग्रेजों ने इसे बनवाया था। झील के किनारे बना ये चर्च मेथोडिस्ट लोगों की आस्था का केंद्र है। शहर के ऊपरी हिस्से में बना सेंट जोस चर्च यहाँ का सबसे पुराना चर्च है। ये चर्च 1848 में बनकर तैयार हुआ। ये यूरोपीय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। जिस वक्त ये जगह तय की गई 1844 में, उस वक्त 7 घर निर्माणाधीन थे आरपाटा क्षेत्र में और नैनीताल बसासत की प्रारंभिक दौर में था। तो बिशप साहब ने इस जगह को स्वीकृति दे दी और उन्होंने कमिश्नर लुसिंगटन को आदेशित किया कि ये जगह चर्च को दे दी जाए। मॉल रोड पर स्थित सेंट फ्रांसिस चर्च शहर का कैथोलिक चर्च है जो 1907 में बनकर तैयार हुआ था। इसकी स्थापना से पहले यहाँ एक छोटा सा गिरजाघर था, उसी में ईसाई लोग प्रार्थना करते थे। सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च की स्थापना यूरोपीय शैली में हुई जो आज भी कायम है। मन को छू लेने वाली इस चर्च में जो तस्वीरें हैं वो इटली से लाई गई थी। इन चर्चिस को अब पर्यटन से भी जोड़ने की तैयारी है। यहाँ लाइट की आवश्यकता नहीं होती है जब इसमें दिन में, क्योंकि वो सूर्य का प्रकाश पड़ने से वो चमकता है। ये इटली से लाया गया है, इसलिए भी ये मशहूर है। बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि सरोवर नगरी न सिर्फ सैर सपाटे के लिए बल्कि ईसाइयों के लिए भी आस्था का केंद्र है और इसकी खूबसूरती कायम है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटते हैं जल्दी।
स्वागत है ब्रेक के बाद। बदहाल रुड़की लक्सर मार्ग की हालत अब सुधरने वाली है। टेंडर इसके लिए स्वीकृत हो चुका है और जल्द ही इसका कायाकल्प हो जाएगा। पिछले काफी समय से सड़क की खस्ता हालत थी, लेकिन अब इस सड़क के बनने के दिन आ गए हैं। ये तो सर आज से नहीं, कम से कम कई सालों से समस्या हो रही है। ये तो अब ये सारा ढंडरे का पानी है, ये सभी को पता है कि ढंडरे का पानी है, निकासी इसकी आगे है नहीं। जितने विकास कार्य लगातार हो रहे हैं तो उसमें लक्सर रुड़की मार्ग भी है और उसके लिए टेंडर स्वीकृत हो चुका है, क्योंकि पहले जो प्रक्रिया हुई थी वो किन्हीं कारणों से, तकनीकी कारणों से निरस्त करनी पड़ी थी। उसका टेंडर हो गया है और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी वह मार्ग आपको, अच्छा मार्ग आप उस पर चल पाएंगे। नई टिहरी चंबा नई टिहरी बीपुरा मार्ग पर इन दिनों पाला जमने से आए दिन वाहन फिसल रहे हैं, जिससे हादसे हो रहे हैं। तो ऐसे में पालिका प्रशासन ने अब यहां पर चूने का छिड़काव शुरू कर दिया है। तो चूने और नमक का छिड़काव यहां पर हो रहा है। पालिका द्वारा पालाग्रस्त इलाकों में बोर्ड भी लगाए गए हैं ताकि लोग सावधानी से चढ़ें। तो अमूमन पाला इतना गिरता है जो सड़कों पर जम जाता है और फिसलन बढ़ने से हादसे हो जाते हैं। जो पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जो भी हमारी रोडें हैं जहां पाला पड़ता है और गाड़ियों के फिसलने का भय बना रहता है, वहां पर हमारे द्वारा बोर्ड भी लगाए गए हैं और उसमें उस जगहों पर हमारे द्वारा चूने का छिड़काव, नमक का छिड़काव किया जा रहा है। और खबर चंपावत से, जहां टनकपुर से चंपावत के लिए बन रहे ऑलवेदर सड़क के स्वाला धौन के बीच पहाड़ी से लगातार बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। तस्वीरों को देखिए आप जरा, कैसे पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर टूटकर सड़क पर आ रहे हैं और अंदाजा लग रहा है कि कितना बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। तो यही वजह है कि जैसे ही चट्टान ऊपर से गिरती है, पत्थर ऊपर से गिरते हैं, लोग रुक जाते हैं। उसके बाद जब मलबा गिरना रुकता है तो लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन कब ऊपर से मलबा आ जाए किसी को नहीं पता। ऐसे में एक हादसे की आशंका लोगों को बनी रहती है। आमतौर पर अगर आप देखें तो सर्दियों के दिनों में जो गुलदार के हमले हैं वो कम हो जाते थे, लेकिन इस बार पिथौरागढ़ में सर्दी के इस मौसम में भी गुलदारों का आतंक जारी है। पिथौरागढ़ जिले का शायद ही कोई इलाका हो जहां आदमखोर गुलदार का खौफ न हो। मुख्यालय से सटे इलाकों के साथ ही बेरीनाग, देवलथल, सुवालेक और गोरंग देश में गुलदार ने अपनी दहशत पूरी तरह कायम की है। इन इलाकों में बरसात के बाद 7 लोगों की जिंदगी गुलदार के हमले में जा चुकी है। यही नहीं, दर्जन भर से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने भी माना है कि गुलदारों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। तो जनरली सितंबर अक्टूबर की में घटनाएं ज्यादा घटित होती हैं और ज्यादा आतंक रहता है। ऐसा नहीं है कि ये दिसंबर या जनवरी में घटनाएं घटित ही न हो, ऐसा संभव भी नहीं है। सर्दियों के सीजन में गुलदार के हमले नहीं के बराबर होते थे, लेकिन पिथौरागढ़ में बीते हफ्ते 2 महिलाएं गुलदार का निवाला बनी हैं, जबकि वन विभाग ने अब तक 3 आदमखोरों को मौत के घाट भी उतार दिया है। माना जा रहा है कि गुलदार के लिए जंगली जानवरों के मुकाबले इंसान सबसे सॉफ्ट टारगेट हो गया है। आकस्मिक तौर पर जब एकदम लेपर्ड और मनुष्य एकदम आमने सामने आ जाता है तो ऐसी में वो एक कमजोर व्यक्ति को लेपर्ड के द्वारा उस पर आक्रमण कर लिया जाता है। लगातार बढ़ती गुलदारों की संख्या और इंसान तक उसकी आसान पहुंच कई दिक्कतों की वजह बन गई है। खासकर पहाड़ी इलाकों में गुलदार से लोग खौफजदा तो हैं ही, साथ ही उनकी दिनचर्या भी इस खौफ की भेंट चढ़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए 11 बजे की 11 बड़ी खबरें।